नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उत्तराखंड रोडवेज के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है और हर साल जाम और ट्रैफिक डायवर्जन से प्रभावित होने वाला बस संचालन इस बार सुचारू रूप से चल रहा है। इससे यात्रियों का सफर तेज और आसान हुआ है। वहीं परिवहन निगम को भी आर्थिक नुकसान से राहत मिली है। कांवड़ यात्रा के दौरान हर साल दिल्ली रूट पर ट्रैफिक डायवर्जन और लंबी जाम की वजह से रोडवेज की जो बसेस हुआ करती थी उसका ऑपरेशन काफी प्रभावित होता था। लेकिन इस बार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे रोडवेज के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आ रहा है। रुड़की डिपोट से दिल्ली जाने वाली बसेस अब एक्सप्रेसवे के जरिए चल रही है, जिससे बसेस बिना रुकावट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है। हालांकि इस रूट से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी बढ़ी है और किराए में भी करीब 35 रुपए का इजाफा हुआ है, लेकिन सफर पहले के मुताबिक अगर हम बात करें स्मूथ और तेज हो गया है। जहां पहले दिल्ली पहुंचने में 5 से 6 घंटे लगते थे, वहीं अब 2 से ढाई घंटे में पूरा हो रहा है। इसका सीधा फायदा न सिर्फ यात्रियों को मिल रहा है, बल्कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर साल होने वाले रोडवेज के रेवेन्यू लॉस में भी काफी कमी आई है। अपने कैमरामैन के साथ मैं सताक्षी कन्याल, न्यूज इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर के सियासी बयानबाजी अब तेज हो चुकी है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर किए गए दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। उनका यह आरोप है कि कई स्थानों पर अब भी अव्यवस्थाएं बनी हुई है। वहीं सरकार से सुरक्षा, यातायात और अन्य बुनियादी सुविधाओं को तुरंत बेहतर करने की मांग की गई। पूरे के पूरे फेल हैं दावे। व्यवस्था के दावे तो पूरी के पूरी तरह फेल हैं। और अब आज और कल से जो संख्या बढ़ेगी लोगों के आने के, जब कम संख्या में ही सब व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं, तो जब ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे तो तब तो और स्थितियां बिगड़ने का अंदेशा है। तो सरकार नाम की कोई चीज़ प्रदेश में। कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाली उन्नति शर्मा का देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। समर्थकों और खेल प्रेमियों ने फूल मालाओं के साथ में उनका अभिनंदन किया। उन्नति ने अपनी सफलता देश, प्रदेश, परिवार और कोच को समर्पित करते हुए युवाओं से खेल और पढ़ाई दोनों में मेहनत करने के संदेश जारी किए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मैं भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीत के और मैंने अपने परिवार का और अपने प्रदेश उत्तराखंड का नाम रोशन किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं उसको आप अपना अल्टीमेट गोल बनाइए और सही रास्ते पे चलिए। और अपने जिंदगी में अगर आप हो सके तो कोई स्पोर्ट जरूर करिए, क्योंकि एक स्पोर्ट खेलना एक बहुत अच्छी चीज है और आप उससे बहुत चीजें सीखते भी हैं, तो वो आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगी। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। हमें कल पता चला था कि वो दिन में आ रही है, तो फिर हम तब से प्रिपरेशंस में लगे हुए थे। हमने होर्डिंग्स लगाई है, सब कुछ करा है, खुद से ही करा है। तो एक्साइटमेंट थी, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि वो आई है और हमने उसका एयरपोर्ट पे अभी वेलकम किया है, तो वी आर वेरी हैप्पी। देहरादून में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान यातायात चालानों से लेकर के चेक बाउंस, सिविल, पारिवारिक और मोटर दुर्घटना क्लेम जैसे कई मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों से समय रहते ही आवेदन कर इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है। देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड के दिशा निर्देशन पर आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और ये साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है। लोक अदालत में उन सभी वादों का निस्तारण किया जाता है जो कि आपस में समझौता करके, जो शमनी प्रकृति के होते हैं और जो आपस में समझौता करके पक्षकार अपनी शर्तों पर जिन्हें डिसाइड करवा सकते हैं। राजस्व के वाद हैं, बिजली और पानी के से संबंधित जो भी विवाद हैं, इस तरह के बहुत सारे मामले जो है वो राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराए जा सकते हैं। तो आज 5 अगस्त उत्तरकाशी के धराली के लिए एक बेहद दर्दनाक तारीख। पिछले साल इसी दिन आई भीषण आपदा ने पूरे कस्बे को तबाह कर दिया था। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई परिवार उजड़ गए और घर, होटल, बगीचे और धार्मिक धरोहरों के मलबे में दबे होने की खबर सामने आई थी।
एक साल बाद भी धराली पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है। आज क्षेत्र में आपदा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे धराली है और जो वही धराली जो आज 5 अगस्त को आज एक वर्ष धराली की जो आपदा है, एक वर्ष का जो है समय है वो बीत चुका है। आज ही के दिन धराली में वो भीषण आपदा आई थी, वो जलजलाव आया था जिसने धराली कस्बे को इस मिट्टी के ढेर में जमींदोज कर दिया था। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वही खीर गंगा है। आज ही के दिन इसने यहाँ पर जो कल्प केदार मंदिर और यहाँ पर एक पुल देख सकते हैं जहाँ से आवाजाही मुखवा के लिए होते हैं। मैं उसी स्थान पर मौजूद हूँ शीतकालीन प्रवास मुखवा में, जहाँ से वो वीडियोग्राफी की थी, सीटी बजाई थी। वो आज ही का ही वो समय था 5 अगस्त का, जिसमें धराली जो कस्बा है वो जमींदोज हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कहीं क्विंटल से ऊपर यहाँ पर जो मलबा है उसके बराबर गोले का भी जो भंडारा है वो लगा हुआ है। कहीं ना कहीं आज का जो दिन था वो धराली निवासी और तमाम उपला टकनौर क्षेत्र के लिए काफ़ी दुखद भरा था। न्यूज़ इंडिया के लिए उत्तरकाशी धराली से। तो उत्तराखंड में बारिश के बीच भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में धापा के पास पहाड़ से गिरे बोल्डर की चपेट में एक वाहन आ गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि वाहन में सवार 5 यात्री बाल बाल बच गए। घायल चालकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार बोल्डर गिरने की घटनाओं ने धापा क्षेत्र में वाहन चालकों और यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर उत्तराखंड से जुड़ी, जहां पर उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन इस वक्त हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सभी जिलों के प्रशासन को तैयार रहने को कहा गया है। वहीं राहत की खबर ये है कि मलबा हटाने के बाद गंगोत्री हाईवे और नरेंद्रनगर मार्ग पर यातायात बहाल कर दिया गया है। हालांकि भारी बारिश की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की लगातार अपील की जा रही है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अभी बिगड़ा हुआ है और मौसम विभाग की ओर से देहरादून और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई पर्वतीय जिलों में 6 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट भी रहने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और भूस्खलन संभावित इलाकों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। अगले आने वाले सप्ताह में अगर हम देखें तो हम हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है अधिकांश स्थानों पे अभी 6 तारीख तक के लिए, अगले 4 दिन के लिए, और उसके बाद अगले 3 दिन जो है हमारे जो 9 तारीख तक रहेगा उसमें अनेक स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश प्रदेश में जो है लगभग सभी जनपदों में देखने को मिल सकता है। जो अभी वार्निंग जैसे आपने बताया, वार्निंग जो हमने ऑरेंज अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए दिया, अभी सिर्फ 2 अभी जनपद में दिया है, बागेश्वर और देहरादून जनपद है उसमें, जहाँ पे कि भारी बारिश के अलावा जो वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने के चांसेस बने हुए हैं। तो देहरादून में लगातार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बीच तमसा नदी उफान पर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास से होकर बहने वाली तमसा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के आसपास जाने से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। देहरादून में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी है और इसी बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। तो फिलहाल कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों में छुट्टी करार दे दी गई है प्रशासन की ओर से। दरअसल मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से ये कदम उठाया गया है और सभी
स्कूली छात्रों को लेकर के उनकी सुरक्षा के लिहाज से ही यह कदम उठाया गया है और इस कदम को बेहद महत्वपूर्ण और अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अभी भी लगातार मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि अभी आने वाले कुछ दिन और इसी तरह भारी से बेहद भारी बारिश होने का अनुमान है, जिस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि बड़े बुजुर्गों को भी चेताया गया है। कहा गया है कि जिस भी इलाके में अगर बाढ़ जैसी संभावनाएं दिखाई देती हैं या फिर बहुत ज़्यादा अगर जलस्तर बढ़ने की घटनाएं आप देख रहे हैं तो फिर उन इलाकों से दूर रहें, भूस्खलन वाले इलाकों से दूर रहें और बच्चों को फिलहाल स्कूल ना जाना पड़े, इसलिए कुछ दिनों तक के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया है। वहीं उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हरिद्वार में भी बारिश के बाद से शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। देहरादून के कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर जोहड़ी के पास उफनते बरसाती नाले में एक कार फंस गई, जिसमें 4 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि स्थानीय लोगों और प्रशासन की तुरंत कार्रवाई के साथ सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब उधर जा रहा हो पानी, उधर जाओ। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बीच एसडीआरएफ की सतर्कता से 3 श्रद्धालुओं की जान बच गई है। कांगड़ा घाट पर गंगा स्नान के दौरान 3 कांवड़ यात्री तेज बहाव में फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से गंगा में स्नान के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। रुद्रप्रयाग के विश्व प्रसिद्ध द्वितीय केदार मध्य महेश्वर धाम की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए मुश्किलें भरी अब बनी हुई है। बानातोले में मधु गंगा नदी पर बन रहा झूला पुल पिछले 3 साल से अधूरा पड़ा है। मजबूरी में श्रद्धालु और स्थानीय लोग आज भी ट्रोली और अस्थायी पुलिया के सहारे नदी पार कर रहे हैं। बरसात में बढ़ते जलस्तर के बीच हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है। तो फिलहाल मध्य महेश्वर धाम यात्रा के लिए जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं, यहाँ पर दरअसल एक झूला पुल बनना था, लेकिन वो पुल 3 साल बीतने के बावजूद भी अब तक भी अधूरा है, जिस वजह से लोगों को मजबूरन यहाँ इस ट्रॉली का सहारा लेना पड़ रहा है। आप खुद भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण, क्योंकि बरसाती मौसम है और बरसाती मौसम के समय में इस तरीके की तस्वीरें आम हो जाती है जब नदी और नाले उफान पर होते हैं। ऐसे में किस तरह लोगों के जान पर भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए इन्हीं रोपवेज का सहारा ले रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में संगठनात्मक चुनावों के बीच उठ रही अंदरूनी कलह को लेकर के बीजेपी ने हमला किया। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में नेताओं के अलग अलग खेमे सक्रिय हैं, जिससे कि संगठन कमजोर हो रहा है। वहीं कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान अब सियासी मुद्दा बनती नजर आ रही है। इसके अंदर जितनी गुटबाजी आज की तारीख में है, मुझे लग रहा है कांग्रेस का नेतृत्व उसको लेकर काफी परेशान है और समय समय को यहाँ आके प्रयास कर रहा है कि देखिए गुटबाजी पर विराम लगाया जा सके, लेकिन जो लगने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की फितरत रही है कि इनके यहाँ नेता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी तो रही, तो हर नेता की अपने आप में एक पार्टी है, तो वहाँ गुटिये झगड़े बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं खड़गे जी का जो प्रवास है वो भी शायद इसी क्रम में होगा कि कांग्रेस की गुटबाजी कम हो सके, अगले चुनाव में जा सके। तो उत्तराखंड में एसआईआर और आगामी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम शुरू किया। पार्टी का यह कहना है कि यहां से एसआईआर की निगरानी की जाएगी और जिन मतदाताओं के नाम जुड़ने में परेशानी आ रही है या बिना वजह हटाए जा रहे हैं, उनकी मदद की जाएगी। कंट्रोल रूम के जो सदस्य हैं सभी को हमने जो है
पूरी जानकारी मुहैया करा दी है और सभी लोग को ज़िले तय कर दिए गए हैं। अलग अलग ज़िलों से जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और कुछ सूचनाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। जिन लोगों को दिक्कतें हैं वो भी सूचनाएं आनी शुरू हो गई हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारा टिपिकल मामला ये बन गया है SIR का जो द्वितीय चरण का कार्यक्रम है और लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र में जो ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं उस डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए लोग तहसीलों के और राजस्व विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। अब बर्थ वेटिंग होम में भर्ती गर्भवती महिलाओं के साथ रहने वाले एक तीमारदार को 300 रुपए प्रतिदिन डेली वेज दिया जाएगा। खासतौर पर दुर्गम इलाकों की महिलाओं को प्रसव से पहले अस्पताल के पास रहने में मदद मिलेगी। NHM की इस पहल का मकसद संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना है। वहीं उत्तराखंड में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासी घमासान तेज है। उधम सिंह नगर के जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने आपत्तियों की संख्या को लेकर प्रशासन पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। विधायक का यह दावा है कि SIR के पहले ही दिन जसपुर में 1271 वोटों पर आपत्ति दर्ज की गई, जो कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराने वालों की भी जांच की मांग की है। तो जसपुर में 1271 व्यक्तियों पर ऑनलाइन आपत्ति लगा दी और आपत्ति लगाने वालों का केवल नाम है, ना उनका एड्रेस है, ना उनका वोटर नंबर है, ना कुछ है। और जिन पर आपत्ति लगाई जा रही है वो ज़्यादातर 99% मुस्लिम वोटरों पर है और आपत्ति लगाने वाले ज़्यादातर हिंदू वोटर। मेरा कहना है कि एक ये भाग संख्या 38 546 उसका वोटर नंबर है, रेशमा उनका नाम है और वो यहाँ पे जसपुर में BLA है, उनके नाम पे भी आपत्ति लगा दी। जो खुद BLA है उसके नाम पे भी आपत्ति है, जबकि वो तो गवर्नमेंट के नियुक्त BLA है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में पुलिस ने वाहन चोरी के मामले का तेजी से खुलासा किया और SSP के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए बाजपुर पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। पुलिस ने CCTV और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड में साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और 1 लाख रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी के मामलों में अब E0 FIR के जरिए तुरंत ही शिकायत दर्ज की जा रही है। प्रदेश में अब तक 500 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। STF ने लोगों से अपील की है कि साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 यानी कि 1930 या साइबर पोर्टल पर शिकायत करें। ये माननीय गृह मंत्री जी के निर्देश के बाद जो है गृह मंत्रालय द्वारा जो सर्कुलर था उसमें E0 FIR का जो साइबर की जो वित्तीय धोखाधड़ी होती है जिसमें 1 लाख से ऊपर का अमाउंट अगर किसी साइबर विक्टिम का जाता है तो उसमें वो E0 FIR कर सकता है, ऑनलाइन उस FIR को कर सकता है। उस FIR में करीब 500 से ज़्यादा FIR इसमें अभी तक की जा चुकी है और इसको देखते हुए जो देहरादून या अन्य जनपदों में भी बड़ी संख्या में जो E0 FIR जो पब्लिक द्वारा की गई थी और उसको वेरीफाई करने के बाद नियमानुसार उसमें लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बाद जो अपराधी इसमें चिन्हित होंगे या जो डेटा उसमें यूज़ हुआ होगा, जो फर्जी बैंक अकाउंट नंबर या वेबसाइट लिंक जो भी इसमें डेटा हो रहा है उसको कंपाइल करने के बाद इसमें संयुक्त रूप से टीम बनाकर आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं देहरादून में चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। मामला मणिमाई मंदिर के पास का है, जहां पर कार में शॉर्ट सर्किट की आशंका के चलते भीषण आग लग गई। देखते देखते पूरी कार धू धू करके जलने लगी, जिससे कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और बड़ा हादसा टल गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई। लच्छे वाला टोल प्लाजा से और कुमाला के बीच में चलती गाड़ी पे आग लग गई है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और आपदा की घटनाओं को लेकर के सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने मानसून प्रबंधन और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लेकर के राज्य सरकार पर सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि प्री मानसून तैयारियां नाकाफी रही, जिससे कि जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार से राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने की भी मांग की जा रही है।
से फेलियर है ये सरकार। अभी तक लगभग 28 लोगों की मौत हो चुकी है प्रदेश के अंदर इसी वजह से, इस अतिवृष्टि से। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कोई सुध लेने वाला नहीं है और प्री मानसून इनकी तैयारियां नदारद रहती हैं। ये अपने ही सिर्फ उटव्वल नहीं निपटा पाते, इनके अंदर इतनी अंदरूनी कला और अंतर्द्वंद चल रहा है, अंतर विरोध चल रहा है पार्टी के अंदर कि सारा हाईकमान से लेकर प्रादेशिक नेतृत्व तो उसको साधने में जुटा हुआ है। आपने देखा मुख्यमंत्री किस तरह से किशोर उपाध्याय और सुबोध उनियाल को बैठाकर समझा बुझा रहे हैं। उनके पास समय कहाँ है, वो तो हेलीकॉप्टर से चलने वाले लोग हैं। सड़क पर उतरे तो उनको गड्ढों का पता चले, कैसे करंट से लोग मर रहे हैं या किस तरह से जल भराव हो रहा है। इनको क्या मतलब है? इनको तो जब मिले यूं तो करे क्यों। इनको तो ऐसे ही भर भर के प्रचंड बहुमत 2017 में 57 का बहुमत और 22 में 47 का बहुमत दे दिया उत्तराखंड की जनता ने बिना कुछ सोचे समझे। तो उधम सिंह नगर के गदरपुर में चर्चित फायरिंग कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। सरदार नगर अंडरपास के पास हुई गोलीबारी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार और वारदात में इस्तेमाल की गई दोनों स्कॉर्पियो गाड़ियां भी बरामद की है। मामले में फरार आरोपियों की तलाश जारी है। क्लब से अभियान जारी है। इसी क्रम में हम लोग जो फायरिंग की घटनाएं हो रही है उसको लेकर जनपद भर में लगातार हमारे द्वारा जो अपराधी है उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। जो तमंचे मतलब बेचने का धंधा करते हैं उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूर्व में भी हमारे द्वारा एक अभियान चलाया गया था। जो गदरपुर की घटना हुई है वो दिनांक 26 जुलाई को शाम के वक्त लगभग 5:45 के वक्त सरदार नगर अंडरपास के पास में एक फायरिंग की घटना होने की सूचना प्राप्त हुई। उस आधार पर पुलिस ने तुरंत ही रिस्पॉन्ड करते हुए मौके के लिए फोर्स रवाना कर दिया था। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रस्तावित रैली को लेकर के पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा और नानकामटा में कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से बैठक कर कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया गया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि हजारों कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे। वहीं राज्य सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर के निशाना भी साधा गया। इस खटीमा विधानसभा क्षेत्र से 15 बसें जा रही हैं और आपको बड़ा ताज्जुब होगा जैसी इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं ना, उस प्रकार की जो हरकतें कर रहे हैं। जैसे वहां प्रोग्राम था वहां फील्ड दी गया, वहां नचने वाली किसी को बुलवा दिया गया। ऐसे ही 8 तारीख को क्यों प्रोग्राम रखा उन्होंने। ये लोग हिले हुए हैं। आज इनकी हिम्मत नहीं है यहाँ से इलेक्शन लड़ सके। मैं दाव के साथ कह सकता हूँ, लड़े अगर हिम्मत है तो ये कहना चाहते हैं। ये ढूंढ रहे हैं कि कहां से लड़ेंगे, ये हालात हो गए। ये केवल खनन माफिया, आपका शराब माफिया, दुनिया भर के जो जमीन माफिया उनको सहयोग कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुमाऊं में हल्द्वानी में उनका 8 अगस्त को जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। उसमें पूरे प्रदेश में, कुमाऊं में भी, प्रदेश में भी ये तैयारी चल रही है कि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ जनता पहुंचे, लोग पहुंचे, जिसका एक संदेश जाए। हम भी नानमता में कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। करीब 15 बसों की हमने बात कही थी, लेकिन फिर भी 14 बसों का हमने व्यवस्था कर दी है। इसमें हमारे महिला पुरुष सभी लोग जाएंगे, बाकी जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों से जाएंगे। ये सब बात अभी आज हमारे जो जिलाध्यक्ष सम्मानित हिमांशु गाबा जी पहुंचे थे, आज कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया है। कांग्रेस पार्टी तैयारियां कर रही है। हमारी लगभग 9 विधानसभा हैं जिले में और लगभग ये 7वीं विधानसभा है जहां बैठक हो रही है। और हमने हर विधानसभा में पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको प्रभारी नियुक्त किया है। जैसे हमारे खटीमा के प्रभारी हमारे गणेश उपाध्याय जी हैं और हमारे नानकमता के प्रभारी हमारे पार्टी के वरिष्ठ बॉबी राठौर जी हैं। इसी तरीके से हर विधानसभा में प्रभारी नियुक्त है और लगभग 20 बसों की एक एवरेज है जो हर विधानसभा से जाएगी। और इस कार्यक्रम को हम ऐतिहासिक करेंगे क्योंकि हमारा सौभाग्य है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहली बार कुमाऊं के दौरे पे आ रहे हैं, तो इसको हमने ऐतिहासिक करना है और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।